ठीक है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हम हिस्ट्री को कवर कर रहे थे, जिसका पहला टॉपिक कल हमने कवर किया था। उसको क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम टॉपिक था यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको हमने कल पढ़ा था। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है वैदिक काल, जिसको मतलब हम वैदिक एज बोलते हैं। वैदिक एज या वैदिक काल को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा क्या है, इसका जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है, प्राचीन इतिहास या भारतीय इतिहास, उसका दूसरा टॉपिक है। ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो वैदिक काल, जिसको हम वैदिक एज बोलते हैं, इसका ये कब आई थी? ठीक है। ये वैदिक सभ्यता जो आई थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पश्चात आई थी। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पश्चात हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, उसको हम बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। ठीक है। तो इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः कहाँ से मिलती है? इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या थे? ये वेद जो थे। ठीक है। तो ये हमें कहाँ से मिली थी? वेदों से मिली थी। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबका हमें जानकारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो हमारा आता है वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। ठीक है। और जिसमें ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। तो वैदिक काल जो हमारा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक काल या जिसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, 1500 से 1000 बीसी मतलब ईसा पूर्व में था। और उत्तर वैदिक काल जो है उसको 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में बांटा गया है। ठीक है। तो जो हमारा वैदिक काल, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हमारा क्या है, जिसको ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं, जो 1500 से 1000 बीसी के या 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का था। और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। तो इस इन इन दोनों को हम पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल को, और उनके बारे में। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता, इसका नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ हम किसको पढ़ते हैं? वेद में। ठीक है। तो इस उस टाइम के जो सोर्सेस होते थे वो क्या थे? वेद थे। तो वेद उस काल की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत थे। तो वेद कितने हैं? चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है। इनमें से ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? सबसे पहले किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की। तो चारों वेदों में सबसे पहले किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की हुई थी। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। लेकिन हमें इनके आगमन के बारे में कोई ठोस और स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मतलब एक इसका कोई भी कॉन्क्रीट प्रमाण नहीं है। ठीक है, कि ये कब आए, भारत में आए थे। तो लेकिन फिर भी 1500 ईस्वी के आसपास इसको माना जाता है। और वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। ठीक है। आर्यों का आरंभिक जीवन क्या था? मुख्यतः ये क्या करते थे? पशुचारण करते थे। और वैदिक सभ्यता मूलतः वो किस टाइप की सभ्यता थी? ग्रामीण थी। और हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। और आर्यों का आरंभिक जीवन, इनका मुख्य काम क्या था? ये पशुचारण करते थे। और वैदिक सभ्यता क्या थी? मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। अब वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए थे? सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे, जो 7 नदियों का प्रदेश था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। भारत में प्रवाहित होने वाली जो 7 नदियों का क्षेत्र है, उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख मिलता है। नदियों से आर्यों के भौगोलिक विस्तार का क्या हमें पता चलता है? ठीक है। तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी, जिसे नदीतमा या नदियों की प्रमुख कहा गया है। ठीक है। तो ऋग्वेद की सबसे प्रमुख पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसे नदीतमा या नदियों का समूह, नदियों की प्रमुख कहा गया है। ठीक है। फिर ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। इसका वर्णन कई बार आया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो ऋग्वेद की जो नदियां हैं उसमें गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है और यमुना 3 बार मिलती है। ठीक है। और लेकिन ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी सिंधु नदी है। ठीक है। उसका वर्णन कई बार आया हुआ है। सप्त सिंधु प्रदेश के बाद आर्यों ने क्या किया? कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया, जो आज का हरियाणा वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त कहा जाता था। यह क्षेत्र सरस्वती व नदियों के बीच पड़ता है। ठीक है। सरस्वती नदियों के बीच पड़ता है। तो यह जो क्षेत्र है सप्त सिंधु प्रदेश के बाद आर्यों ने किस पे कब्जा किया? कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश पे कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ठीक है। ब्रह्मावर्त कहा जाने लगा था उस टाइम पे। और गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्रों और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया था। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। ठीक है। गंगा यमुना का और जो दोआब वाला क्षेत्र है और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर जब आर्यों ने कब्जा किया तो इसे उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मर्षि देश के नाम से कहते थे, इसको ब्रह्मर्षि देश बताते थे।
आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच के क्षेत्र पर भी कब्जा करके इस क्षेत्र का नाम क्या रखा, मध्य देश रखा था। ठीक है, जो हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का क्षेत्र था उस पर कब्जा करके इसको इन्होंने क्या नाम रख दिया, मध्य देश रख दिया। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। तो मतलब संपूर्ण उत्तर भारत में इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, जिसको ये किस नाम से बुलाते थे, आर्यावर्त के नाम से बुलाते थे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो पुराने टाइम में ऋग्वेदिक काल की जो नदियां थी उनका प्राचीन नाम क्या था, क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, और उनका आधुनिक नाम क्या है। ठीक है, तो अभी जो नदी सतलज है उसको उस टाइम पे सुतुत्री कहते थे। क्या बोलते थे, सुतुत्री। ठीक है, सुतुत्री बोलते थे। सतलज नदी को पहले क्या बोलते थे, सुतुत्री कहते थे। चिनाब नदी को पुराने टाइम पे क्या कहा जाता था, अश्किनी कहा जाता था। ठीक है, चिनाब नदी को अश्किनी कहा जाता था। ब्यास नदी को क्या कहा जाता था, बिपाशा कहा जाता था। काबुल नदी को क्या कहा जाता था, कुबा कहा जाता था। ठीक है, गंडक नदी को क्या बोला जाता था, सदा नीरा कहा जाता था। गंडक नदी किस नाम से जानी जाती थी पहले, सदा नीरा, जिसको अब गंडक नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्वात नदी को किस नाम से जानते थे, सोस्तु नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, रावी नदी क्या था, रावी नदी जो अभी की रावी नदी है उसको पहले बोलते थे पुरुषड़ी। पुरुषनी किस नदी का नाम है, प्राचीन नाम है रावी नदी का। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, बितस्ता। गोमल, गोमती नदी का पुराना नाम, मतलब गोमल जो अभी की नदी है उसका आधुनिक नाम, और इसको पुराने टाइम पे गोमती बोलते थे। घग्गर जो नदी अभी राजस्थान में बहती है उसको द्रष्टद्वती कहते थे। ठीक है, द्रष्टद्वती नदी जो है ये प्राचीन भारत की जो प्राचीन समय की जो आर्यों के समय की नदी है, आज इसको घग्गर के नाम से जाना जाता है। और कुर्रम जो नदी है अभी की उसको पहले क्रमु बोलते थे। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सतलज नदी, इसका पुराना नाम क्या था, सुतुत्री। चिनाब नदी जो अभी की है इसका पुराना नाम था अश्किनी। ब्यास को पहले बिपाशा कहते थे। काबुल को क्या बोलते थे, कुबा। गंडक जो नदी है उसको सदा नीरा कहते थे। स्वात नदी जो है इसको सोस्तु कहते थे। रावी नदी इसको पुरुषड़ी कहते थे। झेलम जो नदी है उसको बितस्ता कहते थे। गोमल जो नदी है उसको पहले गोमती के नाम से जाना जाता था। घग्गर नदी जो इसको द्रष्टद्वती के नाम से जाना जाता था, और कुर्रम जो नदी है उसको कुर्मू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो प्राचीन नदियों के और आधुनिक नदियों के नामों में से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, तो इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे है कि आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में जो विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया था। कोई कहता है कि ये मध्य एशिया से आए थे, कोई कहता है ब्रह्मर्षि देश से आए थे, कोई इनको उत्तरी ध्रुव का बताता है, कोई तिब्बत से बताता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो विद्वान थे उन्होंने अपना अपना मत दिया था। तो जो एक मैक्स मूलर थे, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग आर्यों का मूल निवास कहाँ पे था, सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया में था। ठीक है, पंडित गंगानाथ झा के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था ब्रह्मर्षि देश से आर्यों का मूल निवास था। गार्डन चाइल्ड थे, उन्होंने कहा था कि दक्षिणी रूस में क्या था, दक्षिणी रूस में इन्होंने बताया था कि गार्डन चाइल्ड के अकॉर्डिंग दक्षिणी रूस में आर्यों का मूल निवास स्थान था। बाल गंगाधर तिलक, इनको अकॉर्डिंग ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से। गाइल्स जो थे, गाइल्स के अकॉर्डिंग हंगर और डेन्यूब नदी की जो घाटी थी, वैली थी हंगर और डेन्यूब नदी की, वहां से लोग आए थे अकॉर्डिंग टू गाइल्स। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ये तिब्बत से आए थे। अविनाश चंद थे, डॉक्टर अविनाश चंद, इनके अकॉर्डिंग सप्त सैंधव प्रदेश से ही ये लोग आए थे। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद के अकॉर्डिंग, और प्रोफेसर प्रेंग के अकॉर्डिंग जर्मनी के मैदानी भागों में इनका से ये लोग आए थे। ठीक है, तो आर्यों का मूल निवास जो था इसके अकॉर्डिंग इस पे बहुत लोगों के विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर वाले को लोग ज्यादा मानते हैं, ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। तो सेंट्रल एशिया से प्रोफेसर मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग ये कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया। तो एक और हमें याद रखना है बाल गंगाधर तिलक वाला, बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग ये लोग कहाँ से आए थे, नॉर्थ पोल से आए। तो दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग ये लोग कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। ठीक है, अगला देखते हैं, वैदिक काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हमारा क्या है, ऋग्वैदिक काल, और उसके बाद हमारा क्या है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में क्या होता है, आर्यों का आगमन होता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था, जिसमें क्या था, कर्मकांड गौण थे, मतलब कर्मकांड सेकेंडरी थे, नॉट प्राइमरी, बहुत कम मात्रा में थे। पर उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांडों की प्रमुखता क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड जो उनकी प्रमुखता हो गई थी, वो ज्यादा हो गए थे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का काल था, उसको हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। इसमें प्रशासन क्या था, इसके प्रशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो सबसे सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, कुल थी। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल थी। और एक कुल में, एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले जो लोग थे उनको एक कुल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई क्या थी, वो कुल थी। और एक कुल में, एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले जितने लोग शामिल थे उनको हम लोग एक कुल कहा जाता था। ठीक है, और परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलुप या कुलपति। ठीक है,
कुरूप, ठीक है, कुलुप कहा जाता था, ठीक है। और एक ग्राम जो था वो कई कुलों से मिलकर बना होता था, और ग्रामों का संगठन जो बहुत सारे ग्रामों को मिला के क्या बनता था, विश्व बनता था, ठीक है। और विश्वों का संगठन मिलकर क्या बनाता था, जन, और कई जन मिलकर क्या बनाते थे, राष्ट्र। इनका हायरार्की जो थी, हायरार्की कैसे थी, पहले इनके यहाँ कुल आता था, कुल के बाद बहुत सारे कुल मिलके, ठीक है, क्या बनाते थे, एक ग्राम बनाते थे। कई सारे कुल मिलके क्या बनाते थे, ग्राम बनाते थे। और ग्रामों का संगठन क्या बनाता था, विश्व बनाता था। और विश्व का संगठन क्या बनाता था, जन बनाता था। और बहुत सारे जन मिलके क्या बनाते थे, राष्ट्र बनाते थे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, कुल के बाद क्या, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद हमारा विश्व, विश्व के बाद जन, और जन के बाद राष्ट्र बनता था, ठीक है। तो ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। और विश्व विश्व का विश्व का था प्रधान विश्व का प्रधान जो था, ठीक है, जो बहुत सारे जनों से मिलकर बना, ठीक है, जो ग्रामों का संगठन था उसको प्रधान, उसका जो प्रधान था उसको विश्वपति कहते थे, ठीक है। तो विश्व क्या था, विश्व का प्रधान क्या था, विश्वपति। और विश्व क्या था, जो ग्रामों का संगठन था उसको हम क्या कहते थे, विश्व कहते थे, ठीक है। तो जन का शासक क्या होता था, राजन होता था, राजा। और राष्ट्र के प्रधान को हम क्या बताते थे, सम्राट कहते थे, ठीक है। तो इसकी हायरार्की ये भी हो गई कि ग्राम के मुखिया को हम लोग ग्रामीणी कहते थे, ग्राम से बड़ी इकाई क्या थी, विश्व, विश्व के प्रधान को हम लोग विश्वपति कहते थे। बहुत सारे विश्व को मिला के क्या बनता था, जन, जन का शासन कौन होता था, राजा होता था। और राजा बहुत सारे जन मिलके क्या बनाते थे, राष्ट्र बनाते थे। तो राष्ट्र का शासन कौन करता था, प्रधान, जिसको राष्ट्र के प्रधान को हम लोग क्या कहते थे, सम्राट कहते थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों की दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी, ठीक है, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। यहाँ पे दो संस्थाएं थी जिन्हें क्या कहा जाता था, सभा और समिति कहा जाता था। सभा क्या थी और समिति ये देखते हैं, ठीक है। सभा क्या थी, सभा क्या कहता है, इसे हम क्या कहते थे, उच्च सदन कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे, उच्च सदन कहा जाता था। यहाँ पे क्या होता था, यह समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। मतलब समाज के जो बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति आए थे उनकी संस्था थी, उसको हम क्या कहते थे, उच्च सदन या उच्च सदन, इसको सभा कहते थे, ठीक है। ये संस्था थी जहाँ पे समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी, ठीक है। सभा के सदस्यों को सभ्य और सभासद कहा जाता था, ठीक है। जो सभा के सदस्य होते थे, जो विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था, सभ्य या सभासद कहा जाता था। और सभा का जो अध्यक्ष होता था उसको हम कहते थे सभापति, ठीक है। उस टाइम पे जो सभा का अध्यक्ष था उसको क्या कहते थे, सभापति कहा जाता था। और सभा के सदस्यों को पितर कहा जाता था, ठीक है। सभा के सदस्यों को पितर कहा जाता था, जिससे पता लगता है कि ये बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे, ठीक है। जो उसमें बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे सभा में, उनको क्या कहा जाता था, पितर कहा जाता था। उसके बाद आता है समिति, ठीक है। समिति क्या होती थी, समिति आम जनमानस की संस्था थी। जैसे सभा थी, इसमें बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों को शामिल किया गया था, ऐसे जो समिति होती थी आम जनमानस की संस्था थी। उसके सदस्य कौन होते थे, समस्त नागरिक होते थे। इसमें सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता है। इसके अध्यक्ष को क्या, सभा के सदस्य को हम लोग सभ्य और सभासद कहते थे, और सभा के अध्यक्ष को सभापति कहते थे। सिमिलरली अगर हम समिति के बारे में पढ़ेंगे, समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। प्रारंभ में समिति में स्त्रियों, ठीक है, प्रारंभ में समिति में स्त्रियां भी आती थी, और उसमें आकर ऋक नामक गान किया करती थी। क्या करती थी, जो स्त्रियां आती थी वो क्या करती थी, ऋक नामक गान किया करती थी। और आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था को जन, ठीक है, जनसभा थी, उसको क्या कहा जाता था, विदथ कहा जाता था, ठीक है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था क्या थी, जनसभा थी, उसे क्या कहा जाता था, विदथ कहा जाता था। तो ठीक है, हम देख लेंगे सभा और समिति। सभा क्या होती है, जिसमें उच्च सदन कहा जाता था, यहाँ समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों को रखा जाता था। और इसके जो सदस्य होते थे उनको सभ्य और सभासद कहा जाता था, और इसके अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था, ठीक है। समिति क्या थी, समिति में आम जनमानस होते थे, और इसके सदस्य जो है सभी नागरिक होते थे, और यहाँ पे सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी। लेकिन उसके अध्यक्ष को हम क्या कहते थे, ईशान कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें धर्म क्या थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक कालीन में लोग पूर्णतया क्या थे, ईश्वरवादी थे। लोग ईश्वर की पूजा करते थे। ये आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार पर क्या करते थे, देवों की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक काल में लोग पूर्णतया क्या थे, ईश्वरवादी थे। ये आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार पर देवों की पूजा करते थे, ठीक है। वैदिक आर्य एक ईश्वरवादी थे। लोग एक, मतलब एक ही उसको मानते थे, ठीक है। मोनोएथिज्म थे इनके अंदर, एक ईश्वरवादी थे। और ऋग्वैदिक देवताओं की कुल संख्या 33 बताई गई है, जो ब्रह्मांड के तीनों भागों, पृथ्वी, आकाश एवं अंतरिक्ष के अनुरूप ही 3 भागों में विभाजित है। कहीं कहीं पे 33 करोड़ लिखा हुआ है, तो 33 करोड़ या 33, इसके बारे में मतलब देख लेना, ठीक है। ऋग्वैदिक देवताओं की कुल संख्या 33 बताई गई है, जो ब्रह्मांड में 3 भागों, ब्रह्मांड के जो तीनों भाग हैं, पृथ्वी, आकाश एवं अंतरिक्ष के अनुरूप ही 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। पर इनकी वरीयता का कोई क्रम नहीं है, मतलब इनकी वरीयता का कोई क्रम नहीं है। जो ऋग्वैदिक देवता थे उनमें इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम देवता,
सविता, सूर्य, मरुत, विष्णु, पर्जन्य, उषा आदि 11 जो प्रमुख देवता है। ठीक है, इनमें प्रमुख देवताओं में इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, सोम देवता है, सविता, सूर्य, मरुत, विष्णु, पर्जन्य और उषा, इसमें 11 प्रमुख देवता हैं। और ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, हिम्स हैं, ठीक है, हिम्स हैं, वो प्रायः क्या करते हैं, इन्हीं देवताओं की स्तुति प्रमुख रूप से की गई है। ठीक है, जो ऋग्वेद की सूक्तियां हैं उनमें इन्हीं देवताओं की क्या की गई है, स्तुति की गई है। और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, इंद्र। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, पुरंदर भी कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था, वर्षा का देवता भी माना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, इंद्र। उन्हें वर्षा का देवता कहते हैं, रेना गॉड। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं इंद्र की स्तुति में, 250 सूक्त हैं। इंद्र को रथेष्ठ, विजयेंद्र, सोमपाल, शतक्रतु, वृत्रहन और मदेवा भी कहा गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद के दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन है, अग्नि है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिली है ऋग्वेद में, इंद्र और अग्नि को। ठीक है, और यहाँ पे अग्नि, इंद्र को क्या कहा जाता था, पुरंदर भी कहा जाता है। 33 करोड़ देवता है या 33 देवता है, कहीं कहीं 33 लिखा है, कहीं कहीं 33 करोड़ लिखा है। तो इनको तीनों भागों में, ब्रह्मांड के तीनों भागों में, पृथ्वी, आकाश एवं अंतरिक्ष के अनुरूप ही ये 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, अगला देखते हैं, वैदिक साहित्य की बात करते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद और उनकी संहिताएं हैं। ब्रह्मांड, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जो वैदिक साहित्य उसमें 4 वेद और उनकी संहिताओं को ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ हैं। ठीक है, इन चारों को क्या कहा जाता है, विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अब वेदों को क्या कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है। ठीक है, वेदों को क्या कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है। और गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को हम क्या कहते हैं, श्रुति की संज्ञा दी गई है। तो 4 वेद हैं। ठीक है, और इनको क्या जाता है, विश्व का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। और वैदिक साहित्य में 4 वेद और उनकी संहिताओं के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद और वेदांगों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ठीक है, ऋग्वेद में क्या कहता है, देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का ये संग्रह है। ऋग्वेद क्या है, देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का एक संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। कितने मंडल हैं इसमें, 10 मंडल हैं। और 2 से 9 मंडल जो है प्राचीनतम माने जाते हैं। इसमें 2 से 9 तक के जो मंडल है वो प्राचीनतम माने जाते हैं। और प्रथम और दसम मंडल जो है बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, प्रथम और दसम मंडल क्या है, बाद में जोड़े गए हैं। और इसमें कितनी सूक्तियां हैं, 1028 सूक्तियां हैं। ठीक है, इसकी भाषा क्या है, पद्यात्मक है। क्या है, पद्यात्मक है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ लिरिक्स। ठीक है, पद्यात्मक है, इनकी भाषा क्या है, पद्यात्मक है। और एक वेद में क्या है, 33 प्रकार के देव। ठीक है, 33 प्रकार के देवों जो दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपने पढ़ा होगा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसके बारे में सबको पता होगा, जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है। ये ऋग्वेद में कहाँ मिलता है, सर्वप्रथम प्राप्त होता है। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य देव से संबंधित है, देवी गायत्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। ठीक है, अस्तु मां सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख नाम कौन कौन से हैं, लोपामुद्रा, घोषा, शाची, पौलोमी एवं काक्षावृत्ति। ठीक है, तो ऋग्वेद में ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसमें स्त्रियों भी थी जो इसको कंठस्थ कर लेती थी। उनके नाम के जो प्रमुख नाम है वो लोपामुद्रा, घोषा, शाची और पौलामी और काक्षावृत्ति। ठीक है, और इस जो ऋग्वेद के पुरोहित होते थे उनका क्या नाम होता था, उनको हम क्या कहते थे, उनको होत्री कहा जाता था। ठीक है, तो इसके पुरोहित का नाम क्या था, होत्री था। तो अब जो ऋग्वेद था वो किससे संबंधित था, देवताओं की स्तुति से संबंधित था। ऋग्वेद में क्या किया जाता था, देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का क्या है, ये संग्रह है। इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। इसमें से 2 से 9 मंडल जो थे वो क्या थे, वो प्राचीनतम मंडल माने जाते हैं। ठीक है, 2 से 9 वाले जो मंडल हैं उसको प्राचीनतम मंडल कहते हैं। उसके अलावा जो प्रथम और दसम मंडल है वो कब जोड़े गए थे, वो बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, तो प्रथम मंडल और जो 10वां मंडल था उसको कब जोड़ा गया था, सबसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद इसकी भाषा क्या है, वो पद्यात्मक है। ठीक है, पद्यात्मक भाषा है इसकी, इन फॉर्म ऑफ पोएट्री। ठीक है, ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों से युक्त मतलब उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अस्तोमा सर्गमा याद रखना, इसका उल्लेख कहाँ पे है, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, और जो ऋग्वेद के पुरोहित होते थे उनको हम क्या कहा जाता था, होत्री कहा जाता है। ठीक है,
अगला टॉपिक देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या था? यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है, मतलब ठीक है, यज्ञ कैसे किया जाएगा उसकी विधियों का वर्णन कहाँ पे किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। और यजुर्वेद की भाषा क्या है? पदात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की भाषा क्या है? पदात्मक और गद्यात्मक दोनों है, ठीक है। और उसके बाद यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये क्या है? इसकी दो शाखाएं हैं, ठीक है। किसकी? यजुर्वेद की। इसी ग्रंथ में पहली बार क्या मिलता है? राजसूय यज्ञ के बारे में और वाजपेयी यज्ञ, जैसे दो राजकीय समारोहों का उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में, ठीक है। तो राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। उसके बाद आता है हमारा सामवेद। सामवेद, ठीक है। सामवेद की रचना कहाँ क्या की गई है? ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी, ठीक है। तो जो ऋग्वेद में मंत्र दिए हैं उनको गाने योग्य बनाने के लिए क्या की गई थी? सामवेद की रचना की गई थी। और सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। तो भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक कौन सी थी? सामवेद, ठीक है। सामवेद मतलब यहाँ पे क्या होती है? सामवेद की रचना जो थी ऋग्वेद में जितने मंत्र दिए गए थे उनको गाने योग्य बनाने के लिए की गई थी। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है अथर्ववेद। यह वेद क्या थी? जन सामान्य की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों को जानने के लिए इस काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। इसमें लोक परंपराओं के बारे में, धार्मिक विचार, विपत्तियों और व्याधियों के निवारण संबंधी तंत्र मंत्र संग्रहित, मतलब जो तंत्रों मंत्रों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? तो वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है, ठीक है। और संहिता क्या होती है? जो चारों वेदों का सम्मिलित रूप है उसको क्या कहा जाता है? उसको संहिता कहा जाता है। उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं? 108 प्रामाणिक उपनिषद हैं, जिसमें से मतलब 108 उपनिषद हैं जिसमें से 12 प्रामाणिक उपनिषद हैं, ठीक है। और वेदांग में क्या आता है? वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष, ये 6 चीजें आती हैं। किसमें आती हैं? वेदांग में। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष मिला के क्या बनता है? वेदांग बनता है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति क्या बन गए थे? प्रिय देवता बन गए थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे? प्रजापति बन गए थे, ठीक है। इंद्र से ज्यादा किसका महत्व था उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रिय देवता बन गए थे, ठीक है। अब ऋग्वैदिक, जो ऋग्वैदिक काल थी उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इकोनॉमी कैसी थी उसकी? तो ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ क्या था? पशुचारण था। ये लोग हर्डिंग करते थे, ठीक है। इनका जो मुख्य स्तंभ था क्या? पशुचारण, ठीक है। पशुओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं एवं अनुष्ठान किए जाते थे। पशुओं की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता था? विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं एवं अनुष्ठान किए जाते थे। अर्थात पशु इनके क्या थे? आय के मुख्य साधन थे। तो इनके आय का मुख्य साधन क्या था? पशु था, ठीक है। तो गाय, गाय का इन पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। सबसे ज्यादा इनकी प्रिय क्या थी? गाय थी। और यही संपत्ति का प्रमुख स्रोत थी, ठीक है, तथा माप थी, ठीक है। तो ये गाय में ही माप लेते थे, कोई चीज होती थी तो। इसे अगण्य अर्थात ना मारे जाने योग्य भी कहा गया है। तो इस धर्म में मतलब ये जो हमारा वैदिक काल है, वैदिक काल में ना मारने योग्य पशु कौन सा था? वो गाय थी, ठीक है। सबसे प्रिय पशु था इनका, इनका सबसे प्रमुख, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो गाय थी, ठीक है। ऋग्वेद में इनका सबसे प्रिय पशु तो घोड़ा था, लेकिन इनका जो सबसे पवित्र जानवर था वो क्या था? गाय थी, ठीक है। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन चतुर्थ मंडल में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? कृषि से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन चतुर्थ मंडल में मिलता है। लेकिन कृषि का स्थान सेकेंडरी था, प्राइमरी नहीं था। इनका प्राइमरी क्या था? हर्डिंग था, ठीक है, मुख्य स्तंभ। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन चतुर्मंडल में मिलता है, ठीक है। और ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बार्टर सिस्टम पे आधारित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु के बगलों में वस्तु, मतलब यहाँ पे इसका मुख्य रूप से जो करंट मतलब ये सिस्टम था वो कौन सा था? वस्तु विनिमय प्रणाली इनके यहाँ चलती थी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अब इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से एग्जाम थ्योरेटिकल पार्ट था उसका, ठीक है।